बल्कि नहीं, तुम तो इसको देखते हो, छोड़ो। खैर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस पे। तो हमारे पास जो है वो, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एएस फिजिक्स। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि ठीक है मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं बस यही पढ़ के जा रहा हूँ। इसका मतलब ये कि अगर आपने ये सब चीजें कर ली ना, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 यूजुअली जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट से होता है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स यूजुअली कह रहा हूं, अभी और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो सब बताऊंगा आपको। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट्स में जो कि आपने स्टडी करनी है चीजें, वो भाई आपको ये पता होना चाहिए स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, एसआई बेस्ड क्वांटिटीज क्या होती है, ये पता होना चाहिए। अब ये ऐसी चीजें जो आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हैं आप, ये तो मुझे पहले ही पता होती है। तो यही बोल रहा हूँ बेटा, आपको पता है ऑलरेडी, अच्छी बात है। ठीक है। तो ये यूजुअली जो है वो अंडरलाइन का सवाल आया हुआ होता है, सर्कल करने का सवाल आया हुआ होता है। तो ये चीजें हैं हमारे पास। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर P2 में सवाल आता है फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स का, तो उसमें यूजुअली जो P2 का सवाल होता है उसमें अनसर्टेनिटीज होती है। तो आपको अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, एब्सोल्यूट हो, परसेंटेज हो, ये सब आपको करना आना चाहिए। और कैसे हम अपना फाइनल आंसर कोट करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को 1SF कोट करते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू को टू द डेसिमल प्लेसेस ऑफ योर, क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी। ठीक है। तो अनसर्टेनिटी वाली चीज प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा जो रीसेंट ट्रेंड चला है, वो सीआई वालों ने वेक्टर्स और हेड टू टेल रूल, और जो है वो आपका जो है वो क्या कहते हैं, मतलब हेड टू टेल रूल हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, वेक्टर्स को सॉल्व करने वाली जो टेक्निक्स होती है, उसके भी सवालात जो है वो अब रिसेंटली सीआई वापस से लेके आना शुरू हो गए हैं इन P2। तो फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स में अगर आप ये इन चार चीजों पे फोकस कर ले तो और तो कुछ बचा ही नहीं है चैप्टर में। तो मोस्ट प्रोबेबली यू डन अ गुड जॉब। अच्छा, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स में ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन 1 इसके अलावा और क्या हो सकता है, वो आपका काइनेमेटिक्स का भी हो सकता है या फिर फोर्सेस का भी होता है। यूजुअली होता है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स का सवाल नहीं है वो, तो वो फोर्सेस का सवाल होगा। और फोर्सेस में जो सवाल होगा ना, वो आपके पास होगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। और उन टाइप्स ऑफ फोर्सेस से हमने निकालनी होती है नेट फोर्स या फिर इक्विलिब्रियम की, जो हम सॉल्विंग करते हैं कि भाई अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, या अगर अपवर्ड फोर्सेस ग्रेटर है डाउनवर्ड फोर्सेस से तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और ये सारी चीजें। राइट। अच्छा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, मतलब जिन पे आप फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा। मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, वेट वगैरह तो आपको पहले से ही पता है कि वो क्या होती है क्या नहीं होती। तो एग्जामिनर जो है वो अक्सर और बेशतर ड्रैग फोर्स, ये वो टेस्ट करता है। अगर वो फोर्सेस का नेट फोर्स या इक्विलिब्रियम वाला सवाल दे दे, वो अपथ्रस्ट आपसे टेस्ट करेगा। और वो आपको टेंशन के साथ आपको खेलेगा। ठीक है नहीं। मेजरली अगर पहला सवाल फोर्सेस का होता है तो ये दोनों, और बेसिकली हमने वो केसेस करी हुई ना, ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर, या फिर कोई ऑब्जेक्ट पानी में है तो उसके ऊपर अगर वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो सवाल होते हैं। तो यूजुअली अगर क्वेश्चन 1 फोर्सेस का आता है तो आपके पास ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट यूजुअली उसमें होती है, और उसमें हमने नेट फोर्स निकालनी होती है, इक्विलिब्रियम निकालना होता है। नेट फोर्स से फिर आप नेट एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो और ये सारी चीजें। सो दिस इज यूजुअली व्हाट इज क्वेश्चन 1। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इज यूजुअली योर काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपका काइनेमेटिक्स होता है। और काइनेमेटिक्स में यकीन मानो, अगर तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन तमीज से कर लेते हो ना, तो पूरी काइनेमेटिक्स पूरी समड अप है प्रोजेक्टाइल मोशन में। आपने जितनी काइनेमेटिक्स में मुश्किल तरीन चीजें पढ़ी, जो जो केसेस पढ़ी, जो जो चीजें देखी, वो सब आके यूनिफाई होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो अगर आप अपने आप को प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर कर लेते हो, और अगर काइनेमेटिक्स का सवाल आता है तो यूजुअली प्रोजेक्टाइल मोशन का ही होता है, तो यू हैव डन अ गुड जॉब, आपको काइनेमेटिक्स क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में फोकस आपने अपना प्रोजेक्टाइल मोशन पे रखना है, वो आपको क्लियर हो गया तो बाकी काइनेमेटिक्स क्या ही है, हलवा ही है उसके अलावा। ठीक है। बाकी ऑब्वियसली अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहा हूं तो इसका मतलब आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन और कन्वेंशंस और ये सब चीजें भी आपको आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, नाउ द रीसेंट ट्रेंड इज दैट द एग्जामिनर इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मोमेंट्स। उसने ये देखा कि मैं काफी टाइम से मोमेंट्स के सवाल नहीं दे रहा था बच्चों को, तो बच्चों ने समझ लिया इसको कि ये हल्का है और ये आसान है चीज।
So now he has started to make you परेशान in the moments and the torque के questions. So moments and torque भी आपने लाजिमन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं. आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आना चाहिए. ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हमारे पास क्या है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज विल इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज. आपको नेट मोमेंट निकालना आना चाहिए. नेट मोमेंट कैसे निकलता है, आप कोई सी भी एक, या तो एंटी क्लॉकवाइज को या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोल दो और दूसरे को नेगेटिव बोल दो और सॉल्व कर दो. जैसे नेट फोर्स में बोलते हैं ना, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव. इसी तरह इन दोनों में से कोई भी एक को पॉजिटिव बोल दो, एक को नेगेटिव, कैलकुलेट कर लो नेट मोमेंट को. ठीक है. और जो इसके हिसाब से टेक्निक्स है कि भाई कैसे पता करते हैं कि एक मोमेंट क्लॉकवाइज है, एक मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, पिविट कैसे चूज किया जाता है, पिविट. ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए. अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चन 3 यूजुअली यानी जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो वर्क एनर्जी पावर से आ जाए. वर्क एनर्जी पावर. और अगर आपने देखा होगा तो वर्क एनर्जी एंड पावर में जो कह लो मोस्ट टेस्टेड क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट चीजें जो देखी जाती हैं वो दो है. वो एक आपकी ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर वाला केस है और एक आपका इंक्लाइन प्लेन है. यानी मैं आपको ये बोलूंगा कि 70 to 80% ऑफ टाइम अगर वर्क एनर्जी पावर का सवाल होगा ना तो वो इन दोनों केसेस पे होता है. अब इन दोनों केसेस को आपने एम्पल अपनी अपने तमीज से पढ़ना है. इंक्लाइन प्लेन पे भाई वेट भी डब्ल्यू साइन थीटा हो जाता है, डाउन द स्लोप वो एक्ट कर रहा होता है. ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर में एयर रेजिस्टेंस है और चीजें हैं. ठीक है, गाड़ी चल रही है तो उसकी थ्रस्ट फोर्स क्या है फलाना दिन का, वो भी हमने एम्पल प्रैक्टिस की हुई है. तो ज्यादातर जो है वो ये सवाल आता था. और इसमें खुदा का वास्ता है, मैं पूरा कोर्स पढ़ा पढ़ा के थक गया. तुम लोगों को अभी भी एनर्जी कंजर्वेशन तमीज से नहीं आती. प्लीज एनर्जी कंजर्वेशन की प्रैक्टिस कर लो, तमीज से समझ लो. मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप लोग क्वेश्चन सही तरह नहीं पढ़ रहे होते. इतना क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई ये चीज इंक्रीज हो रही है, ये चीज डिक्रीज हो रही है, साफ साफ लिखा हुआ होता है सामने. लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम फिर भी आंखें बंद करके पता नहीं कौन सी एनर्जी इनपुट में डालते हैं, कौन सी एनर्जी आउटपुट में डालते हैं, फिर आंसर भी पता नहीं कौन सा वाहियात एग्जामिनर को पकड़ा के आ जाते हैं. तो वो फिर उस पर आगे से वो गाली देगा, मार्क्स नहीं देगा. तो इसका सिंपल सा फंडामेंटल है बेटा. हम ई इनपुट में किस किस को लेते हैं, ई इनपुट में हम जो है वो लेते हैं दोज एनर्जीज दैट आर डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग. अब कैसे पता लगेगा कौन सी एनर्जीज डिक्रीज कर रही है. डेल्टा जीपी कैसे डिक्रीज होगी, डेल्टा जीपी डिक्रीज होगी जब आपकी हाइट डिक्रीज होगी. आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी या लॉस में आएगी जब आपकी हाइट डिक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी का कैसे पता लगेगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कैसे पता लगेगा, जब एक्सटेंशन डिक्रीज होगी, एक्सटेंशन या कंप्रेशन डिक्रीज होगी, स्लैश कंप्रेशन डिक्रीज होगी. ठीक है, तो ये एनर्जीज हमारे पास कहा जाती है, इनपुट में आ जाती है. जो भी डिक्रीज हो रही है वो हमारे पास यहाँ पे इनपुट में जाती है. और इसके अलावा और कौन सी जाती है इनपुट में, वो एनर्जीज जाती हैं जो कि वर्क डन कर रही होती हैं. क्या मतलब है इस बात का, भाई एक बच्चा धक्का लगा रहा है गाड़ी को, काम कर रहा है, तो ये काम उसको तो नहीं मिल रहा, वो तो सिस्टम के अंदर डाल रहा है. तो दोज वर्क डन दैट आर बाय, वर्क डन बाय, यानी एक बंदा है, अब वो साइकिल चला रहा है, अब भाई अब अपने पैरों से मुशक्कत कर रहा है, तो वो जो उस सिस्टम के अंदर एनर्जी डाल रहा है वो इनपुट होगी. ठीक है, गाड़ी अपनी थ्रस्ट फोर्स से ब्रिज के ऊपर चढ़ रही है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ रही है, तो भाई वो गाड़ी वो इनपुट कर रही है एनर्जी. ठीक है, उसको मिल थोड़ी रही है, वो आउटपुट थोड़ी होगी. ठीक है, कोई धक्का लगा रहा है, वो इनपुट में जाएगी एनर्जी. सही है. सो दिस इज द फंडामेंटल फॉर योर ई इनपुट. कांस्टेंट मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज नहीं होती, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम डी स्क्वायर. अगर तुम्हारी स्पीड सेम है तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी. ये कैसा सवाल है भाई. अब आउटपुट में कौन कौन सी एनर्जीज होती है, दोज एनर्जीज दैट आर इंक्रीजिंग, दोज एनर्जीज दैट आर इंक्रीजिंग. हाँ जी,
कैसे पता लगेगा जीपी इंक्रीज कर रही है? हाउ डू वी नो जीपी इज इंक्रीजिंग? साफ साफ पता लगेगा जब हाइट इंक्रीज करेगी, हाइट डिक्रीज, ये लो माशाल्लाह। काइनेटिक एनर्जी कैसे पता लगेगा इंक्रीज कर रही है? तब पता लगेगा जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता लगेगी इंक्रीज कर रही है? तब पता लगेगा जब हमारी एक्सटेंशन या हमारी कंप्रेशन इंक्रीज करेगी। और इसके अलावा आउटपुट में कौन जाता है? आउटपुट में आपके पास वर्क डन अगेंस्ट या फिर लॉसेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई ब्रिज है, अब ये आपका डब्ल्यू साइन थीटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, यू आर मूविंग अपवर्ड्स। सो ये क्या हो गया? इसके वर्क डन अगेंस्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द डब्ल्यू साइन थीटा, तो वो फिर आउटपुट में लिया जाएगा। या फिर आप इस तरह से देख लो कि भाई पहले वो इस हाइट पे था, अब अगर वो इस हाइट पे पहुंच गया तो हाइट इंक्रीज हो गई, तो देयरफॉर जीपीई आउटपुट में आ जाएगी। और लॉसेस, लॉसेस क्या हो गए? फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं भाई, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करती है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा अपोज करती है, जो भी चीजें जो कि लॉसेस करवा रही होंगी वो हमेशा आउटपुट साइड में ली जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको सवाल लाजिमन मिलेगा अपने पेपर में, ये इनपुट या आउटपुट लगाने वाला सवाल आपको लाजिमन मिलेगा अपने पेपर में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। जो गेस्ट पेपर मैंने आपको, जो आपको मॉक दिया था, उस मॉक में अगर आप देखेंगे तो उस मॉक में जो मैंने आपको, जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना, वो सारे सारे टॉपिक्स मैंने आपको वहां पे टेस्ट किए। यू कैन गो एंड चेक योर मॉक पेपर। तो वो बहुत रेलिवेंट है कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, मोमेंटम, जो हमारा मोमेंटम होता है ना, वो मतलब लाइक इट्स नॉट नोन कि वो आएगा कि नहीं आएगा। मतलब एक मोमेंटम एक ऐसा टॉपिक है, जरूरी नहीं है वो P2 में आए। ठीक है, लेकिन अब हरगिज इसका मतलब ही नहीं कि आप मोमेंटम को छोड़ के चले, मोमेंटम पढ़ के ही ना जाए। मोमेंटम में बेटा गिन चुन के दो तीन ही कॉन्सेप्ट है। क्या क्या कॉन्सेप्ट है? एक आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, एक आपके पास इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन है, और एक आपके पास क्या है बेटा? आपके पास जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ की इंटरप्रिटेशन है फॉर मोमेंटम। तो ये मोमेंटम को भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, मोमेंटम बहुत आसान है, मैं आपको ही बता रहा हूं कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, आप देखे बगैर भी पेपर में कर लेंगे। लेकिन जो है कि भाई बहुत दफा ये होता है, मैं बच्चों को बोलता हूँ, बच्चे कहते हैं कि सर ठीक है ये तो सर ने सब बता दिया, अब मैं इसमें ये करके जा रहा हूँ, पेपर में फेल होके आ जाएंगे, बोलेंगे सर आपने बताया था, ये तो आया ही नहीं। ठीक, अब ये भी नहीं कि जो है वो ऐसा हो कि आप लोग जो है वो अंधाधुंध भरोसा करके लो। पढ़ाई सब करनी है, ठीक है जी, वरना मेरा जो है वो फायदा क्या है इतना पढ़ाने का? पढ़ाई आपने सब करनी है, सब आपने पढ़ा हुआ है। मैं आपको सिर्फ प्रोबेबल और मोस्ट कह लो टेस्टेड टॉपिक्स बता रहा हूं, जो कि आप अगर कर लेंगे तो आप सुकून में रहेंगे कि यार ठीक है मुझे आती है चीजें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिफॉर्मेशन इन सॉलिड से होता है यूजुअली, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें भाई आपको ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ से आपको पता होना चाहिए कि भाई फोर्स और एक्सटेंशन के ग्राफ से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं। मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं, मैं स्प्रिंग्स कांस्टेंट निकाल सकता हूं। ये सब बच्चों वाली चीजें, ग्राफ का सवाल आया हुआ होता है डिफॉर्मेशन सॉलिड्स में यूजुअली। इसके अलावा कंपैरिजन क्वेश्चन, कंपैरिजन क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए भाई? आपको यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस और स्ट्रेन। आपने देखा होगा कि हम जितने भी रिसेंट पास पेपर्स कर रहे थे उसमें वो क्या करते थे? वो स्ट्रेस की वैल्यू बता देते थे, स्ट्रेन के अंदर से ओरिजिनल लेंथ बता दी, यंग मॉड्यूलस की वैल्यू बता दी, बोलते हैं एक्सटेंशन निकाल दो। तो ये यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में, या फोर्स और एक्सटेंशन के टर्म्स में, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटा निहायत आसान टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत बच्चों वाले सवाल आते हैं इसके, और वो आप कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं ऑन क्वेश्चन 5, एंड दैट इज वेव्स एंड सुपरपोजिशन। ठीक है जी, ऑनेस्ट बात ये है, वेव्स अपने ओन पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे ऑनेस्ट बात करूं ना, वेव्स वेव्स अपने ओन पे कुछ भी नहीं है। वेव्स बेसिकली थ्योरी है जो कि आपको प्रिपेयर करती है फॉर सुपरपोजिशन। waves is basically the theory that prepares you for your सुपरपोजिशन वाला चैप्टर। आप पूरा वेव्स वाला चैप्टर खोल के देख लेंगे, उसमें मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाई हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्या होता है, ठीक है जी, हम जो है वो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो वो बेसिक बेसिक चीजें बनाई बताई हुई हैं, जो कि आपकी कह लो
प्रिलिमिनरी थिंग्स है या फंडामेंटल्स है फॉर प्रिपेयरिंग यू फॉर द सुपरपोजिशन वाला चैप्टर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स में से बता रहा हूं कौन कौन सी चीजों पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले फेज डिफरेंस इन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव्स। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन पढ़ के देख सकूं कि मुझे क्वेश्चन स्टेशनरी वेव का दिया हुआ है या प्रोग्रेसिव वेव का दिया हुआ है, और उसमें प्रोग्रेसिव वेव में कैसे निकाला जाता है फेज डिफरेंस, स्टेशनरी वेव में कैसे निकाला जाता है फेज डिफरेंस, ये आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है। फिर स्टेशनरी वेव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके भी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, तो स्टेशनरी वेव भी आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको आसान तरीके से बताया कि बेटा तीन केसेस है, एक नोड टू नोड है, एक नोड टू एंटी नोड है, नोड टू नोड, एक आपका नोड टू एंटी नोड, और एक आपका एंटी नोड टू एंटी नोड, या नोड टू एंटी नोड नहीं, एक्चुअली एंटी नोड टू नोड है। तो यही तीन केसेस हैं, इनको तमीज से प्रैक्टिस कर लो। जो आपको बताया हुआ है कि भाई हम सैंपल वेव बनाते हैं, अगर नोड टू नोड वाली केस है तो फर्स्ट हार्मोनिक ये हो जाती है, सेकंड हार्मोनिक जो है वो ये हो जाएगी। फिर अगर एंटी नोड टू नोड वाली केस है तो ये एंटी नोड है, ये नोड है, पहली हार्मोनिक ये हो गई, दूसरी हार्मोनिक ये हो गई। ये बच्चों वाली चीजें। फिर ट्रांजिशंस गिनना, ठीक है जी, जो कि हमने बहुत एम्पल प्रैक्टिस करी है कि भाई ट्रांजिशंस कैसे गिनी जाती हैं, और एक लेंथ को लैम्डा में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ट्रांजिशंस एंड expressing length in terms of lambda. And then apart from that, the other important topics is your diffraction grating और आपकी डबल स्लिट। ये आपको पता होने चाहिए है। अब इसमें से एग्जामिनर का दिल चाहे तो वो बहुत ही बेसिक वेव्स का क्वेश्चन दे सकता है, उसका दिल चाहे वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सवाल दे दे, उसका दिल चाहे वो डबल स्लिट का सवाल दे दे, उसका दिल चाहे वो स्टेशनरी वेव का सवाल दे दे, वो कोई सा भी दे सकता है। वो इसको मिस एंड मैच करता रहता है, कभी कुछ देता है कभी कुछ देता है, ताकि वैरायटी रहे कि ये आपके पास यहाँ पे ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों पर फोकस कर लेते हो, इनको तमीज से पढ़ लेते हो, तो यू विल बी गुड टू गो। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सवाल लाजिमन होगा, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रिसिटी का सवाल ना हो। अब इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सी चीजें फोकस करनी है भाई, मैंने आपको आधी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दी। आधी इलेक्ट्रिसिटी में आपने मेरे साथ सिर्फ ये चीज पढ़ी, V इक्वल्स टू आई आर। भाई आप इलेक्ट्रिसिटी, एएस की इलेक्ट्रिसिटी पूरा इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। इस फॉर्मूले के अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं होता। बस हमें थोड़ी सी अकल चाहिए होती है। हमें पैरेलल सर्किट्स, सीरीज सर्किट्स कैसे वर्कआउट करते हैं, उनमें क्या चीजें सेम रहती हैं, क्या चीजें डिफरेंट होती हैं, वो आपको आनी चाहिए बेटा। जब मैं V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई टोटल करंट बता दो, ठीक है नहीं, या मुझे लेट्स से वो मुझे ये पूछ रहा है कि यार इस ब्रांच में करंट कितना है, तो भाई इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए मुझे इस ब्रांच का वोल्टेज चाहिए होगा, और मुझे इस ब्रांच की रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो ये जो हमने बेसिक चीज पढ़ी कि भाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ही है, वो सिंपल सा लॉ है, लेकिन भाई उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल टोटल करंट की बात करें तो टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सर्किट की वो कोई चीज पूछ रहा है तो फिर सिर्फ उधर ही लगाएंगे उस चीज को। फिर द टेक्निक जो कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत दफा देखी, क्या देखी, आपने ये देखा कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट इसके अक्रॉस है। अब वो पूछता है इसका सवाल और देता आपको इसकी इंफॉर्मेशन है। तो ये ट्रिक भी बहुत कॉमन है भाई, 9 वोल्ट में से 6 वोल्ट यहाँ पे, तो इसका मतलब 3 वोल्ट यहाँ होंगे, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में तो दोनों के 3 वोल्ट होंगे, राइट। तो ये वाली टेक्निक बेसिक डीसी सर्किट सबको आने चाहिए, क्योंकि सवाल होगा तो बेसिक डीसी सर्किट्स का होगा। और बाकी जो स्पेशलाइज्ड टॉपिक है वो आपके हैं इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, प्लीज वो देख के जाना, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर, वो देख के जाना। बाकी इसके अलावा कोई स्पेशलाइज्ड टॉपिक नहीं है, बाकी सारी आपकी बेसिक डीसी सर्किट्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम V इक्वल्स टू आई आर लगाते हैं और कुछ भी नहीं करते, बाकी सब कुछ बेसिक, ठीक है जी। तो आपके पास अभी जो रिसेंट जो सवाल देख लो वो ये है कि एग्जामिनर बेसिक डीसी सर्किट्स देता है और इंटरनल रेजिस्टेंस को मिला के दे देता है, यानी सर्किट देगा, सिंपल सा ही सर्किट होगा, बस उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ फेब मार्च वाला पेपर भी किया था ना, तो उसका सवाल बहुत अच्छा है।
फेब मार्च 2026 वाला सवाल जो है वो बहुत अच्छा है इंटरनल रेजिस्टेंस और बेसिक डीसी सर्किट्स को प्रैक्टिस करने के लिए। और पोटेंशियोमीटर में हम सबको पता है कुछ भी नहीं है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, हम वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके क्वालिटेटिव क्वेश्चन कि भाई हमने ड्राइवर सेल की ईएमएफ को चेंज कर दिया तो उस पॉइंटर को आगे पीछे करूंगा, क्या करूंगा, वायर को मोटा पतला कर दिया तो क्या करूंगा। तो वो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस वो भी आपको क्या करने चाहिए, आने चाहिए है, कैसे आंसर होगा वो। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वेश्चन 7 is obviously radioactivity. These are the easiest marks to gain. कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ रट्टा मारना है रेडियो एक्टिविटी का, और कुछ भी नहीं करना। ऑल यू हैव टू डू इज यू नीड टू गो एंड डू द रट्टा फॉर योर रेडियो एक्टिविटी। और रट्टा किन चीजों का मारना है? रट्टा आपने इन चीजों का मारना है कि मीजॉन क्या है, बेरियन क्या है, हाइड्रॉन क्या है, क्वार्क्स कौन कौन से होते हैं, लेप्टॉन किस चीज को बोलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। आपको अपने तमाम डिकेज पता चाहिए, डिकेज एंड डिके इक्वेशंस, ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने जो वो सवालत किए कि भाई आपको मीजॉन बता दिया, मीजॉन का एक क्वार्क का बता दिया, फिर ये पूछेंगे दूसरे क्वार्क का फ्लेवर बता दो। बेरियन में से दो क्वार्क का फ्लेवर बता दिया, तीसरे का फ्लेवर पूछेंगे। तो वो सारी चीजें, मैटर एंटी मैटर क्या होता है, ठीक है जी, एंटी क्वार्क क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें आपने बस, ये जो दूसरा वाला पार्ट है जो कि आपका अल्फा स्कैटरिंग वाली एक्सपेरिमेंट के बाद स्टार्ट होता है, तो वो आपने अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना है, तो आपका हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी आर जेन्युइनली द इजीएस्ट मार्क्स टू गेट। ठीक है। सर वेव्स में सेपरेशन एंड अप्रोच वाला सवाल नहीं आएगा। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट भी आएगा, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये सब चीजें कर लोगे तो इसका मतलब तुमने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी। ठीक है। ज्यादातर ये सवाल आते हैं। अब ये नहीं बोल रहा कि डॉपलर इफेक्ट नहीं आता, ठीक है जी, डॉपलर इफेक्ट आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन डॉपलर इफेक्ट में क्या ही है, एफ ओ इक्वल्स टू वी ओवर वी प्लस माइनस वी एस एफ एस। वो इतना आसान है, वो मैं हर बच्चे को ना, मैंने जितने भी क्रैश कोर्स पढ़ाए मैंने सब बच्चों को सिर्फ एक दफा पढ़ाया है वो, बाकी बच्चे फिर खुद ही कर लेते हैं उसको आगे। उनको बहुत आसान लगता है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। डॉपलर इफेक्ट जो है वो सबको अच्छे तरीके से याद भी होता है और वो कर भी लेते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट बहुत ईजी है, इट्स वेरी इजी। अच्छा, हरगिज इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आप ये देखो कि सर ने 7 क्वेश्चन लिखे तो मेरे पेपर में 7 क्वेश्चन ही आएंगे। आपके पेपर में 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दिए कि भाई ये चीजें आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। सही है। इसके हवाले से कोई सवाल? अच्छा,